ये कहानी मैं लूकस के पॉइंट ऑफ व्यू से बताने जा रहा हूँ। स्टारलाइट सेरेनेड ये उसी क्रूज शिप का नाम और फोटो है जिस पर अभी कुछ ही दिन पहले मैं और मेरी फैमिली न्यू ईयर हॉलिडे सेलिब्रेट करने गए थे। हमारे इस हॉलिडे के प्लान की शुरुआत 4 महीने पहले ही हो चुकी थी, जब डैड का पिछले साल सितंबर के महीने में प्रमोशन हुआ था और वो हमारे लिए कुछ स्पेशल करना चाहते थे और इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम सब नया साल स्टारलाइट सेरेनेड पर, जो कि अमेरिका के सबसे बड़े शिप्स में से एक है, पर सेलिब्रेट करेंगे। डैड ने हम चारों लोगों की क्रूज टिकट्स अक्टूबर में ही बुक कर ली थी और पहली बार क्रूज हॉलिडे पर जाने के लिए मैं और मेरी बहन एमिली, हम दोनों ही बहुत एक्साइटेड थे। अक्टूबर से दिसंबर तक का वो टाइम शॉपिंग और क्रूज की तैयारियों में कैसे निकल गया हमें पता भी नहीं चला। और फिर फाइनली 28 दिसंबर 2025 को वो दिन आया कि जिस दिन हमें क्रूज शिप पर बोर्डिंग करनी थी और अगले एक हफ्ते तक यानी कि 3 जनवरी 2026 तक वो क्रूज शिप ही हमारा ठिकाना रहने वाला था। फाइनली जब हम मायामी पोर्ट पर पहुंचे तो हमारे क्रूज शिप को देखकर तो मेरी बोलती ही बंद हो गई। वो एक बहुत ही शानदार शिप था जो कि आसपास दिख रहे शिप्स में से भी सबसे बड़ा था। मैं लगातार उसको निहार ही रहा था कि तभी एमिली ने मुझसे कहा, भाई उस लड़की की ड्रेस कितनी सुंदर है ना। वो तुझे लड़की लग रही है, वो तो 50 साल की कोई आंटी है। अरे वो पर्पल ड्रेस वाली आंटी नहीं, उनके पीछे देखो, वो छोटी सी लड़की जिसने वाइट फ्रॉक पहनी हुई है। एमिली की बात सुनकर मैं भीड़ में इधर उधर देखने लगा, लेकिन मुझे सफेद फ्रॉक पहनी हुई कोई भी बच्ची नहीं दिखाई दी। तभी डैड ने मुझे आवाज लगाते हुए उनकी हेल्प करने को बुलाया और मैं भागता हुआ डैड के पास चला गया। सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करके हमने जल्दी ही शिप पर बोर्डिंग कर ली और फिर हम अपने रूम में सेटल हो गए। वो एक मीडियम साइज का कमरा था जिसमें एक डबल बेड था और एक बंक बेड भी था। कमरे के ही कॉर्नर में एक गोल खिड़की भी बनी हुई थी जिससे कि बाहर के समुंदर का नजारा भी दिखाई दे रहा था। मॉम डैड तो रूम में घुसते ही बेड पर लेटकर आराम करने लगे थे, लेकिन मैं और एमिली शिप को एक्सप्लोर करने के मूड में थे, तो हम दोनों चुपके से मॉम डैड को बिना बताए ही रूम को बाहर से लॉक करके शिप के डेक पर चले गए। डेक पर लोगों की भरमार थी और शिप को चलने में अभी 2 घंटे रहते थे। तभी मैंने एमिली को एक बेंच पर बिठा दिया और फिर मैं समुंदर के नज़ारे देखने लगा। वो गहरा नीला समुंदर बहुत ही खूबसूरत दिखाई दे रहा था और ठंडी हवा भी मेरे चेहरे को छूकर गुजर रही थी। तभी मैंने अपना फोन निकाला और मैं अपनी और शिप की पिक्चर्स क्लिक करने लगा। मैं लगातार फोटोज क्लिक कर ही रहा था कि तभी मेरी नजर एमिली पर गई। वो बेंच पर अकेली बैठी हुई थी, लेकिन ऐसा लग रहा था कि मानो किसी से बातें कर रही हो। मैं अपनी छोटी बहन का ऐसा बर्ताव देखकर हैरान हुआ, पर फिर मैंने सोचा कि छोटे बच्चे तो ऐसी हरकतें करते ही हैं। वो या तो खुद से ही बातें करने लग जाते हैं या फिर अपना मन बहलाने के लिए इमेजिनरी फ्रेंड्स बना लेते हैं, और इसीलिए मैंने एमिली की हरकतों को ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया और वापस फोटोज क्लिक करने में बिजी हो गया। कुछ समय डेक पर बिताने के बाद मैं और एमिली वापस रूम में चले आए। मॉम डैड अभी भी सो रहे थे और क्योंकि पिछली रात हम में से कोई भी ढंग से सो नहीं पाया था, तो जल्दी ही मैं और एमिली भी अपने बंक बेड पर सो गए। जब कुछ घंटों के बाद मेरी आंख खुली तो मैंने खिड़की से देखा कि अब शिप चल रहा था। घड़ी में शाम के 5 बज रहे थे और बाकी सब तो मेरे से भी पहले ही उठ चुके थे। शाम की चाय पीकर हम लोग तैयार हुए और फिर वेलकम इवनिंग का प्रोग्राम देखने और डिनर करने शिप के डाइनिंग एरिया में चले गए। डाइनिंग एरिया बहुत ही शानदार था और वहीं साइड में एक स्टेज सजा हुआ था
जिस पर लाइव म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस चल रही थीं। हम सभी म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस के मजे ले रहे थे कि तभी एमिली कप टेबल से उठकर चली गई, हमें पता भी नहीं चला। अरे एमिली कहाँ है? अभी तो यहीं थी, पता नहीं कहाँ गई। शायद आइसक्रीम लेने गई होगी। रूम में बोल भी रही थी कि उसका आइसक्रीम खाने का मन कर रहा है। ओह अच्छा। म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस पूरे 1 घंटे तक चले और इसी बीच मॉम एंड डैड ड्रंक भी हो चुके थे। एमिली अभी तक वापस नहीं लौटी थी और अब मुझे उसकी चिंता होने लगी थी और इसीलिए मैं उसको ढूंढने निकल पड़ा। मैंने उस बड़े से डाइनिंग हॉल में अपनी बहन को बहुत ढूंढा, पर वो हॉल में कहीं पर भी नहीं थी। मैंने एक फीमेल स्टाफ से कहकर टॉयलेट भी चेक करवाया, पर एमिली वहां पर भी नहीं थी। एमिली को ढूंढते ढूंढते मैं डाइनिंग हॉल से निकलकर शिप के डेक पर आ पहुंचा था और उस समय डेक पर काफी अंधेरा था। मैंने सोचा कि एमिली इतनी स्टूपिड नहीं हो सकती कि वो शिप के डेक पर इतनी रात को अकेले आए, और यही सोचकर मैं वापस अंदर जाने ही वाला था कि तभी मुझे एमिली के हंसने की आवाज आई। मैं भागता हुआ जहां से हंसने की आवाज आ रही थी वहां गया, तो जो मैंने देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। एमिली अकेले ही शिप के फ्रंट डेक पर खेल रही थी। मैंने उसको गुस्से में चिल्लाते हुए आवाज लगाई तो वो फौरन ही भागती हुई मेरे पास आ गई। मैंने एमिली को डांटते हुए पूछा कि वो इतने अंधेरे में फ्रंट डेक पर क्या कर रही थी, तो उसने मुझसे कहा कि फ्रंट डेक पर खेलने का आइडिया उसका नहीं बल्कि उसकी नई फ्रेंड जूलिया का था। जब मैंने एमिली से पूछा कि उसकी नई दोस्त कहाँ पर है, तो वो फ्रंट डेक की तरफ इशारा करते हुए बोली, वो अभी यहीं थी, शायद आपकी गुस्से वाली आवाज सुनकर भाग गई वो। मैं एमिली को पकड़कर वापस डाइनिंग एरिया में ले आया। मॉम और डैड दोनों ही बुरी तरह टुन्न हुए पड़े थे और मुझे एमिली के साथ साथ उन दोनों के भी इर्रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर पर गुस्सा आ रहा था। जल्दी ही हम सब ने एक साथ डिनर किया और फिर हम अपने रूम में वापस लौट आए और सो गए। अगले दिन ब्रेकफास्ट के टाइम मुझे डाइनिंग हॉल में मेरी ही उम्र का एक लड़का मिला, जिससे मेरी अच्छी खासी दोस्ती भी हो गई। उस लड़के का नाम एरिक था और उसने मुझे बताया कि शिप पर उसके 3 और भी फ्रेंड्स बने हैं, सो अगर मैं उनके साथ हैंग आउट करना चाहूँ तो हम सब बहुत मज़े कर सकते हैं। मुझे एरिक का प्लान अच्छा लगा और उस दिन से मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा अपने नए फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करने लगा। हम सभी यंगस्टर्स थे और हमारे हॉबीज़ और इंटरेस्ट भी सिमिलर थे। हम 5 दोस्तों ने क्रूज शिप पर बहुत मस्ती करी। हम पूरा दिन शिप के स्विमिंग पूल में पड़े रहते, स्नूकर खेलते और शिप के गेमिंग एरिया में भी ढेर सारा टाइम स्पेंड करते, और मैं अपनी फैमिली से बस लंच और डिनर के टाइम पर ही मिलता था। लेकिन एक दिन जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ गेमिंग एरिया की तरफ जा रहा था, तभी अचानक से एमिली मेरे बगल से निकलती हुई भागी। वो बहुत खुश लग रही थी और जोर जोर से हंस रही थी। एमिली एकदम अकेली थी, लेकिन वो ऐसे बिहेव कर रही थी जैसे कि किसी के साथ पकड़म पकड़ाई खेल रही हो। मैं एमिली से बात करने के लिए उसके पास जाने ही वाला था कि तभी एरिक ने मुझसे कहा, अरे ल्यूकस, टाइम वेस्ट मत कर यार, जल्दी चल। और वो मुझे खींचता हुआ गेमिंग एरिया की तरफ ले जाने लगा। 3 दिन तक अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ मैंने खूब एंजॉय किया। लेकिन 31 दिसंबर को, यानी कि न्यू ईयर्स ईव के दिन, डैड ने मुझसे कहा, ल्यूकस, आई नो कि तुम्हें अपने नए फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करना काफ़ी अच्छा लग रहा है, लेकिन बेटा हम यहाँ पर फैमिली टाइम स्पेंड करने आए हैं और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज की शाम अपने मॉम, डैड और छोटी बहन के साथ स्पेंड करो। मैंने भी डैड की बात को समझा और मैंने उनकी कही बात को मान लिया। स्टारलाइट सेरेनेड पर न्यू ईयर्स ईव की रात बहुत ही रंगीन थी। शिप के मेन हॉल में बहुत ही शानदार पार्टी ऑर्गेनाइज करी गई थी।
वहाँ पर सबके लिए स्पेशल डिनर था, डांस फ्लोर था, म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस थी और उस रात का होस्ट भी एक बहुत ही एंटरटेनिंग आदमी था जो कि अपनी मज़ेदार बातों से सबका दिल बहला रहा था। लेकिन उस रात की सबसे खास चीज़ बनने वाली थी शिप से होने वाले फायरवर्क्स और न्यू ईयर का काउंटडाउन। लेकिन उसके स्टार्ट होने में भी अभी 2 घंटे बाकी थे। ओवरऑल उस रात मैं बहुत ही खुश था क्योंकि उस पार्टी में मेरी फैमिली के साथ साथ मेरे फ्रेंड्स भी मौजूद थे। सो मुझे तो न्यू ईयर्स ईव सभी के साथ स्पेंड करने का मौका मिल गया था। मेरे अगले 2 घंटे पार्टी में खाने पीने में और नाचने गाने में कैसे निकले मुझे पता भी नहीं चला। और रात के 11:50 पर जब सबको शिप के डेक पर फायरवर्क्स देखने के लिए बुलाया गया तो हम सब बहुत ही एक्साइटेड हो गए और सबके सब शिप डेक पर जा पहुंचे। मैं अपनी ही मौज मस्ती में इतना मदहोश हुआ जा रहा था कि मेरा ध्यान ही नहीं गया कि मेरी बहन किधर थी और ना ही मॉम डैड को महसूस हुआ कि वो किसी खतरे में हो सकती है। हम सब फायरवर्क्स देख ही रहे थे कि तभी मेरे साइड में खड़ी औरत चिल्लाने लगी, ओ माय गॉड, उस बच्ची को देखो, वो शिप के एकदम एज पर खड़ी हुई है। मैंने जब शिप के एज की तरफ देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वो एमिली थी। मैंने ना आओ देखा ना ताओ और मैं भागता हुआ मेरी बहन को बचाने भागा। मैंने फौरन ही उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींचा और शिप के एज से नीचे उतार दिया। ये क्या हरकत थी एमिली, तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? अभी नीचे गिर जाती तो। भाई वो मेरी दोस्त जूलिया कह रही थी कि यहाँ एज से खड़े होके फायरवर्क्स का बेस्ट व्यू दिखता है। ये सब बकवास बंद कर एमिली, आई नो कि तेरी कोई फ्रेंड नहीं है और तू बस खुद से ही बातें करती रहती है। तभी मॉम और डैड भी भागते हुए हमारी तरफ आने लगे। मैं बस 2 सेकंड ही उनकी तरफ देखने के लिए मुड़ा था कि तभी मुझे एमिली की जोर से चिल्लाने की आवाज आई और मैं जैसे ही पीछे मुड़ा तो मैंने देखा कि मेरी बहन उस काले भयानक समुंदर में जा गिरी थी। मैं वहां खड़ा खड़ा चिल्लाने लगा और रोने लगा। जो एमिली के साथ हुआ वो मॉम डैड ने भी देख लिया था और वो भी मदद के लिए शिप स्टाफ को बुलाने लगे। शिप को तुरंत ही रोक दिया गया और रात के अंधेरे में ही रेस्क्यू डाइवर्स एमिली की तलाश में लग गए थे। लेकिन ठंडे पानी में 1 घंटा लगातार तलाशने पर भी उनको एमिली नहीं मिली। उस रात हम सब बहुत रोए। मेरा दिमाग तो ये एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि मेरी बहन अब इस दुनिया में नहीं थी और मैं पूरी रात कमरे की खिड़की के पास खड़ा हुआ उस काले समुंदर को ताकता रहा। पर रात के 3 बजे जो मैंने उस काले समुंदर में देखा उसने मेरा दिमाग हिलाकर रख दिया। 2 सफेद रंग की फिगर्स उस पानी से बाहर निकली और वो मेरी खिड़की की तरफ ही देखने लगी। उन 2 वाइट फिगर्स में से एक एमिली थी और मैं उसे देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगा और रोने लगा, एमिली एमिली। मॉम डैड भी भागते हुए खिड़की के पास आए और मुझसे लिपटकर रोने लगे। मैंने उनको बताया कि मैंने अभी अभी एमिली की आत्मा को देखा, पर उनको लगा कि मैं सदमे की वजह से ऐसी बातें कर रहा हूँ। आज मेरी बहन को उस हादसे में गुजरे तकरीबन 13 दिन हो चुके हैं और मुझे इंटरनेट पर मिले एक आर्टिकल से पता चला है कि 1 साल पहले जूलिया नाम की एक लड़की भी न्यू ईयर की रात उसी शिप से गिरकर समुंदर में डूब गई थी और हो ना हो वो जूलिया की ही आत्मा थी जो कि शिप पर एमिली की दोस्त बनी थी और वही है जो कि मेरी बहन को हमेशा हमेशा के लिए अपनी दुनिया में ले गई।